बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है कि यानी कि हिस्ट्री है सेल की। एक सेल क्या है वो आप सबको पता होगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉर्मुलेशन मतलब कि पहले किसी को सेल के बारे में नहीं पता था। एक्चुअली एक जानदार के बारे में जानने के लिए उसकी डेप्थ में जाना पड़ना था कि सेल एक छोटी सी चीज है, आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते सेल को। ठीक है, तो इसको यानी ये हिस्ट्री है कि किन किन साइंसदान ने इसमें रोल प्ले किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे है। देखो, अब एक सेल आपका इंडिविजुअल यूनिट है। ठीक है, मतलब एक छोटी सी इकाई है। अब ये सेल मिलेंगे बहुत सारे तो फिर ही एक मुकम्मल जानदार बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि इसने मिलकर स्ट्रक्चर बनाना है सेल का, सॉरी बॉडी का सेल ने मिलकर, मतलब ये स्ट्रक्चरल हुआ। एंड फंक्शनल कैसे है, अब एक आपकी बॉडी खरबों सेल से मिलकर बनी है। अब आपकी जिस्म में एक तो सेल नहीं है, बहुत सारे सेल हैं और हर सेल का काम दूसरे सेल के काम से डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि आपके हार्ट के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन डिफरेंट है, जो आपके लंग्स के सेल्स हैं उनका फंक्शन डिफरेंट है, जो आपके स्किन के सेल्स हैं उनका फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं हम साइंटिस्ट की। उसका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या है, एक अरिस्तु इसको उर्दू में बोलते हैं। ये एक यूनानी फिलासफर था। ठीक है, यूनानी फलसफादान था। और आपको पता है कि सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी जानदारों की ग्रोहबंदी इस बंदे ने की थी। इसने क्या किया था, दो बड़े ग्रुप्स बनाए थे, प्लांट्स के और एनिमल्स के। ठीक है, और इसने कहा था कि प्लांट और एनिमल, बाद में इसने कहा कि प्लांट और एनिमल एक कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सेल की बुनियाद पर इसने ये बात बोली थी। ठीक है, क्योंकि दोनों जानदार हैं, दोनों के पास सेल है, पौधे के पास भी सेल है, जानदार के पास भी सेल है, जानवर के पास भी सेल है। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट हुक की बात करते हैं हम। रॉबर्ट हुक इन 1665 में आते हैं और इन्होंने क्या किया था, फर्स्टली ऑब्जर्व द डेड सेल। सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी जो की थी ना, इस बंदे ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, आप इसको फर्स्ट यानी कि फर्स्ट डिस्कवरी इसके नाम करते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इस बंदे ने एक्चुअली डेड सेल को डिस्कवर किया था। इसने एग्जामाइन कोकस ने एग्जामाइन किया था अंडर हिज माइक्रोस्कोप, जो कि इसने खुद माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसके अंदर ही उसी के थ्रू इसने ये एग्जामाइन किया था इसको, स्लाइस ऑफ कोक को। ठीक है, इसने ऑब्जर्व किया हनी कॉम्ब यानी शहद के मक्खियों की तरह का एक छत्ता था, उसमें इसने टाइनी एम्प्टी अपार्टमेंट देखे। ठीक है, जो खाली आपके देखा होगा शहद की मक्खियों के छत्ते में जो छोटे छोटे वो कंपार्टमेंट बने होते हैं ना, अपार्टमेंट्स, वो इसने ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एंटेनो वैन लेeuwenhoek। उसके बाद ये आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसके कुछ अरसे ही बाद ही आते हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया टाइनी ऑर्गेनिज्म। इन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था अंडर हिज माइक्रोस्कोप, और कैसे वाटर पॉन्ड में इन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को इन्हें एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया था। ठीक है, वाटर पॉन्ड में इन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू देखे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो हम अपनी आंख से नहीं देख पाते। ठीक है, तो उन जानवरों को, उन जानदारों को इसने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था। ठीक है, उनके बाद आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का सुन के आपने कंफ्यूज नहीं होना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इन 1838 में इन्होंने सेल के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो डिस्कवर द न्यूक्लियस इन सेल इन 1838। ठीक है, जिसमें हमारा जीनोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी की बात करें तो तीन बंदों ने मिलकर ये थ्योरी कंपोज की थी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं एम स्क्लेडन, और ये कौन थे, ये एक बोटानिस्ट थे। बोटनिस्ट का मतलब है कि ये बॉटनी से इनका ताल्लुक था, मतलब कि इन्होंने पौधों के सेल पे स्टडी की थी। ठीक है, पौधों के सेल को स्टडी किया था, और पौधों के सेल को इन्होंने स्टडी करके उन्होंने एक इस पे स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट क्या थी, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि रिपोर्टेड he stated that all plants are aggregated of individual cell which are fully independent। ठीक है,
कि वही बात आ जाती है यार कि ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल बॉडी का, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, मतलब कि तमाम सेल जो एग्रीगेट होके क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शवान, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, लेकिन इनका ताल्लुक इनसे था, ये जोलॉजी से, ये जोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल के सेल के ऊपर स्टडी की, ठीक है। तो उसके बाद अब दो साइंटिस्ट ने तो स्टडी कर दिया, एक ने प्लांट सेल को स्टडी किया, दूसरे ने एनिमल सेल को स्टडी किया, लेकिन इनके ऊपर यानी कि ये नहीं बताया कि सेल आए कहां से हैं, ठीक है। तो तीसरा एक और साइंटिस्ट आए, तो जिनका नाम था आर विर्चू, अगर इनकी फुल फॉर्म देखें तो रुडोल्फ विर्चू, ठीक है, एक जर्मन फिजिशियन थे। इन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी ऑन सेल थ्योरी पर। इन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, ये अराइज होते हैं, कहां से अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब कि जो पहले से पाए जाने वाले सेल्स है ना, उनसे नए सेल बनते हैं, डिवीजन होती है, डिवीजन होके नए सेल बन जाते हैं, ठीक है। और इस टर्म को इन्होंने क्या नेम दिया था, इस टर्म को इन्होंने नाम दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या नाम दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। बाद में इन्होंने क्या कहा था कि all living cells are arise from pre-existing cells, ठीक है। इन तीनों बंदों से, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके क्या दी थी, सेल थ्योरी पेश की थी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से थे, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। तमाम ऑर्गेनिजम्स है ना, जो अगर ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है तो इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब अगर एक सेल पर मुश्तमिल है मतलब वो यूनिसेलुलर है, अगर ज्यादा पर मुश्तमिल है मतलब मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक छोटा सा यूनिट है लिविंग सेल्स, जो है ना, एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन जब ये मिलते हैं सारे तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना देते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी को देखें तो खरबों सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। हर सेल का काम दूसरे सेल से काम के डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट था, सेल अराइजेस ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि डिवीजन होती है जो पहले से मौजूदा सेल हैं, फिर उनसे नए सेल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सब सेलुलर या ए सेलुलर। ए सेलुलर का क्या मतलब है, ए का मतलब है कि इस एब्सेंट, ठीक है, ए मतलब एब्सेंट, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनमें सेल ही मौजूद नहीं है। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें वायरस आ जाता है, प्राइयोन आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें कोई सेल नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन इन ये एक्ट करते हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म के तौर पे, यानी कि इनका बड़ा रोल है हमारी बॉडी में एंजाइम्स का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी अगर एंजाइम है तो हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किनकी वजह से, इन एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। इनके पास ना कुछ सेल नहीं है, ठीक है, कोई सेल नहीं है, कोई जिनोम, यानी कि अपनी ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अगली आने वाली जनरेशन में ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। और इनकी इस तरह से इनको किसी 5 किंगडम है ना, जो मुनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, वो प्लांटी है, एनिमिलिया है, तो इसमें इसको किसी में नहीं, इन पार्टिकल्स को किसी किंगडम में नहीं रखा जाता, ठीक है। ये कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें कोई सेल नहीं पाया जाता, मतलब ये नॉन लिविंग हुए, लेकिन हम इनको नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, ठीक है। यानी कि वायरस ऐसी चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद है, मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो लिविंग है, ठीक है, अगर वो क्रिस्टल पे है मतलब वो नॉन लिविंग है, ठीक है, मतलब इसके पास कोई जिंदा सेल नहीं है। ये हमारे पास सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। अब बात करते हैं हम सेल वॉल की, ठीक है, बात करते हैं अब सेल वॉल की, ठीक है। सेल वॉल आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपने ये दोनों में डिफरेंस आपको पता है, प्रोकैरियोट्स का मतलब है प्रिमिटिव सेल, यानी सबसे जो पहले से पाए जाने वाले सेल्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट के पास कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, और उसके जो न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होता उसके पास, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, ठीक है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यू का मतलब है ट्रू,
मतलब कि इसके पास अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी है, जैसा कि आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास, और इसके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, सारा कुछ इसके पास प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज में, ठीक है। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी सेल में मौजूद होते हैं जो कि ऑर्गेनेलिज तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका सेल में बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है, साइटोस्केलेटल है, और सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और ये सारी ऑर्गेनेलिज मिलके एक सेल बनाती हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल हमारे पास क्या है? सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है और सेल की, ठीक है। ये कैसी है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग भी है और हार्ड भी है, ठीक है। और ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर, ठीक है, और ये रिजिड होती है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शन ये है कि ये क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है। सेल को शेप देना किसका काम है? सेल वॉल का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है सेल को। अंदर इसके जितना साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, ऑर्गेनेलिज है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, सबको प्रोटेक्ट किसने करना होता है? सेल वॉल को, क्योंकि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने इसको प्रोटेक्शन देनी होती है, सपोर्ट करना होता है, इसको शेप प्रोवाइड करनी होती है, जो कि सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है, ठीक है, इसको सबको इसने प्रोटेक्ट करना होता है। बात करते हैं कि सेल वॉल जो है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आ जाए तो उसका मतलब है उसमें प्लांट्स भी शामिल है, उसमें एनिमल्स भी शामिल है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, ठीक है। तो सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास फंगस है, फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटन से, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे प्रोटिस्ट भी हैं जिनकी सेल वॉल लिग्नन वगैरह से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और बात करें सेल वॉल की तो इसकी टू, यानी कि एक प्राइमरी वॉल है और दूसरी सेकेंडरी वॉल है। प्राइमरी वॉल जो सबसे आउटर मोस्ट है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, सॉरी ये वाली प्राइमरी वॉल है, ये सबसे ग्रीन कलर की जो नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल कौन सी है? जो ग्रीन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और उस ये ज्यादातर किस में पाई जाती है? जाइलम सेल में पाई जाती है, ठीक है। ये कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और कनेक्ट, ये कंटेन लिग्नन एंड सम अदर केमिकल्स, ये लिग्नन की बनी होती है और दूसरे अदर केमिकल्स की बनी होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है ना, इसके सेंटर में मौजूद होता है, ये आपको देख सकते हैं, और इसका न्यूक्लियस है वो एक साइड पे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एनिमल सेल को देखें तो उसके सेंटर में बड़ा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि वैक्यूल एक साइड पे पड़ा होता है, जिस तरह न्यूक्लियस इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके वैक्यूल में क्या है? इसके वैक्यूल का काम क्या है? ये स्टोरेज करता है, ठीक है, वाटर को स्टोर करता है, और दूसरे एक्सक्रीटरी यानी कि जो आपके जिस्म में मवाद बनता है मेटाबॉलिज्म के बाद, जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, वो भी इसमें स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो आपका एक साइड पे प्रेजेंट है, इसके बाद इसमें ऑर्गेनेलिज वगैरह प्रेजेंट है। और बात करते हैं एक और आपके इस सेल वॉल में टर्म मौजूद है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा एक, देयर आर सम पोर्स, यहाँ पे कुछ सुराख होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, ठीक है। यहाँ पे कुछ सुराख है जिसमें इनका साइटोप्लाज्म होता है ना, जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। मतलब कि आपकी बॉडी खरबों सेल से मिलके बनी होती है, एक सेल से तो नहीं ना मिलके बनी होती, और हर सेल का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। और अब बहुत सारे सेल्स हैं, इनके दरमियान देखो कितनी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर सेकेंडरी वॉल है, फिर प्राइमरी वॉल है। अब इन सेल्स के दरमियान कुछ कनेक्शन भी तो होना चाहिए। उन कनेक्शन के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है, उन्होंने एक दूसरे के अंदर आना जाना भी है ना, तो उसके लिए यहाँ पे पोर्स हैं कुछ, ठीक है। उन पोर्स को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। फंजाई एंड मेनी अदर प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल अल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। फंजाई और दूसरे प्रोटिस्ट के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन उनके पास क्या होती है? सेलुलोज नहीं होती। सेलुलोज किन में पाई जाती है? प्लांट के सेल वॉल में पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ केमिकल्स की। फॉर एग्जांपल काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ
फंजाई प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल है लेकिन उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। ग्लाइकन वर्ड्स मतलब ग्लूकोज का है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सेल वॉल। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।